जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी की जो पहले रेलवे स्टेशन पे फ्रूट्स बेचता था और कैसे उसने इंडिया में 30,000 करोड़ का स्कैम करा। ब्रिटिश टाइम में भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन से चेंज। बिजनेस Politicians are the backbone of the business, and I will prepare not to take the strength of the politics. अब्दुल करीम तेलगी एक ऐसा आदमी जिसने इंडिया के इकोनॉमी पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि विजय माल्या का स्कैम भी उसके सामने छोटा लगने लगा। लेकिन एक सवाल, कैसे अब्दुल करीम तेलगी ने 30,000 करोड़ का स्कैम करा? कैसे अब्दुल करीम तेलगी ने उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया, और जब ये सब हो रहा था तब किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? तो चलिए जानते हैं अब्दुल करीम तेलगी के बारे में और समझते हैं कि उसने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लिया। तो चलो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड ऑफ अब्दुल करीम तेलगी। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के खानापुर गांव में, जहां पर अब्दुल करीम तेलगी का जन्म होता है। अब्दुल करीम तेलगी का फादर लाड साहब तेलगी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। लाड साहब तेलगी एक ऑर्डिनरी क्लास 4 एम्प्लॉय थे इंडियन रेलवेज में, और जब अब्दुल करीम तेलगी 7 या 8 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। घर को संभालने के लिए अब्दुल और उसका बड़ा भाई उसी रेलवे स्टेशन पे फ्रूट बेचने लगे। अब्दुल करीम तेलगी को स्टार्टिंग से ही पढ़ने का बहुत शौक था और वो खानापुर स्टेशन पे ही एक कैंटीन पे पार्ट टाइम जॉब करता था ताकि वो अपने एजुकेशन का खर्चा निकाल सके। जब अब्दुल करीम तेलगी की एजुकेशन कंप्लीट हुई तब वो नौकरी ढूंढने मुंबई जाता है। मुंबई में उसकी सबसे पहली नौकरी फिलिक्स इंडिया लिमिटेड में लगती है एज अ सेल्समैन, पर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उससे ये काम हो ही नहीं रहा था और उसी की वजह से उसको वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद तेलगी स्टार्टेड वर्किंग एज अ मैनेजर इन किशन गेस्ट हाउस। तेलगी की शादी 1987 में होती है। शादी के बाद वो एक बात समझ जाता है कि मुंबई में गुजारा नहीं हो पाएगा, तो वहां से तेलगी पहुंचता है सऊदी अरेबिया। वहां पर कुछ साल काम करने के बाद तेलगी मुंबई वापस आ जाता है, लेकिन ही कम्स विद अ बिग बिजनेस प्लान दिस टाइम। तो उस टाइम पे इंडिया के बहुत से लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाना चाहते थे क्योंकि वहां पर जॉब मिलती थी विद अ गुड सैलरी। लेकिन उस टाइम के बाहर जाने के लिए ट्रैवल एजेंट की हेल्प लेना मैंडेटरी होता था, और यही तेलगी का बिजनेस प्लान बना। तेलगी मुंबई में अपनी दुकान खोलता है और लोगों को इंडिया से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भेजना चालू करता है, पर मार्केट में कंपटीशन की वजह से उसका ये काम कुछ चल नहीं पाता। तो तेलगी जुट जाता है ज्यादा क्लाइंट्स इकट्ठा करने में। जो लोग लीगल रीजन से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तेलगी उनको भेजता है फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर, और ऐसे ही उसने कई हजार लोगों को इलीगली इंडिया से बाहर भेज दिया था और उसने बहुत प्रॉफिट कमा लिया था। पर उसके रेपरकशंस ये थे कि उसके नाम के एफआईआर की फाइल्स मुंबई पुलिस स्टेशन पे बढ़ती रहती है और कुछ टाइम बाद तेलगी जेल पहुंच जाता है। यूजुअली जब कोई इंसान जेल में पहुंचता है तो सबसे पहला ख्याल उसके मन में यही आता है कि अब करियर खत्म, पर तेलगी के केस में ये उल्टा था। जेल में जाने के बाद तेलगी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। चैप्टर 2, एंट्री ऑफ तेलगी इन काउंटरफीटिंग। जब तेलगी जेल में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात होती है रतन सोनी से। रतन सोनी जो उस टाइम पर नकली रेवेन्यू स्टैंप बनाने के जुर्म में जेल में होता है, और अनफॉर्चुनेटली तेलगी और रतन सोनी जेल में एक ही सेल में होते हैं। वहां रतन सोनी तेलगी को एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताता है जो सिर्फ उन्हें पैसा कमा के नहीं देती, पर गांड फाड़ पैसा कमा के देती है, और वो प्लान होता है फेक स्टैम्प पेपर्स बनाना। बट द क्वेश्चन इज, स्टैम्प पेपर्स ही क्यों? हर इवेंट की वैलिडेशन के लिए एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जो कि उस इवेंट के साथ अटैच करी जाती है, एंड दैट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज नन अदर देन स्टैम्प पेपर्स। स्टैम्प पेपर्स का प्राइस वेरी करता है। स्टैम्प पेपर 10 रुपए का भी होता है, 20 का भी होता है, 50, 100 और 1000 तक का भी होता है। तो रतन सोनी और तेलगी की पहचान पॉलिटिक्स, अंडरवर्ल्ड और पुलिस ऑफिशियल के साथ होती है ड्यू टू द नेचर ऑफ वर्क दे वर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड विद। जेल से निकलते ही तेलगी और रतन सोनी काउंटरफीटेड स्टैंप बनाने और बेचने में लग जाते हैं, पर यह काम इतना आसान नहीं होता क्योंकि स्टैम्प पेपर्स बनाने का लाइसेंस बहुत ही कम लोगों के पास होता था और बहुत ही मुश्किल से मिलता था। लेकिन तेलगी का ये काम आरएल मोपालवार करवा देते हैं। आरएल मोपालवार उस टाइम पे सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्टैम्प्स था।
तेलगी को लाइसेंस मिलने के बाद उसने अपने खुद का ऑफिस खोला मुंबई में और वो स्टैंप्स बेचने लगा। स्टैंप्स बेचते हुए तेलगी और आरएल मोपालवार ने बहुत पैसे कमाए। ईयर 1995 में तेलगी और मोपालवार के बीच कुछ लड़ाई हो गई। तब मोपालवार ने तेलगी का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर दी, लेकिन उससे तेलगी को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उस टाइम तक तेलगी इतना पैसा कमा चुका था कि उसने सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खरीद लिया था। जब तेलगी का लाइसेंस कैंसिल हुआ तब उसने एक बात रियलाइज करी और वो ये थी कि वो समझ गया था कि जो काम वो कर रहा था वो कितना छोटा काम था और उसने समझा कि इस लाइन में कितने बड़े स्कैम हो सकते हैं। चैप्टर 3 एक्सपैंडिंग द एम्पायर। तो तेलगी का खुद का लाइसेंस तो कैंसिल हो गया था, तो वो इंडिया के अलग अलग सिटीज में खुद की कंपनी बनाता है और हर एक कंपनी एक प्रोप्राइटरशिप थी, यानी उन कंपनी का एक ही ओनर था और ये ओनर वही बंदा होता था जिसके पास उस पर्टिकुलर सिटी में स्टैंप बेचने का लाइसेंस होता था, जो तेलगी का कैंसिल हो चुका था। चैप्टर 4 डाउनफॉल ऑफ तेलगी। यही काम करते करते तेलगी ने इतना पैसा कमा लिया था कि किसी ने सोची ना होगी। यहाँ तक कि उस टाइम पर तेलगी ने एक न्यू ईयर ईव पे एक बार डांसर के ऊपर 90 लाख से ज्यादा रुपए उड़ा दिए थे। जब ये बात पुलिस ऑफिसर्स को पता लगी जो तेलगी से पहले रिश्वत लेते थे, वो रिश्वत से सीधा तेलगी से प्रॉफिट मांगने लगे और तेलगी ने साफ मना कर दिया। उसके बाद फेक स्टैम्प पेपर्स के पकड़े जाने की खबर आने लगी और हर बार तेलगी को ही रिमांड पर लिया जाने लगा, लेकिन वो उस टाइम पर तेलगी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि किसी भी कंपनी का ओनर तेलगी था ही नहीं। पर 2002 में 2 आदमी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया क्योंकि वो फेक स्टैम्प पेपर बेच रहे थे। जब पुलिस ने रेड मारी तो उन्हें फेक स्टैम्प पेपर रिसीव्ड हुए विच वर वर्थ मोर देन 12 करोड़ रुपीस और पूछे जाने पर उन 2 बंदों ने तेलगी का नाम ले लिया। चैप्टर 5 अब्दुल करीम तेलगी's डेथ। 23 अक्टूबर 2017 पुलिस कस्टडी में विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर तेलगी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पुलिस का ये कहना था कि तेलगी को मेनिंजाइटिस और डायबिटीज था जिसके कारण उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ और उसकी मौत हो गई, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि तेलगी की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि कई सारे पॉलिटिशियंस की सोची समझी साजिश थी। अब सच क्या है क्या नहीं ये किसी को नहीं पता, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि 30,000 करोड़ इतना बड़ा स्कैम किया सिर्फ एक आदमी ने जो पहले रेलवे स्टेशन पे फ्रूट बेचता था। तो चलो गाइस यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर भाई आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहो जय श्री राम, बाय।